जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज कुछ खास विषयों पर चर्चा करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि देश के अंदर किस तरीके से जिस तरह की धांधलेबाजियां और भ्रष्टाचार के तमाम कायदे कानून देश की मौजूदा सत्ता के द्वारा बनाए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन धांधलियों को और उन भ्रष्टाचारी कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है कानून के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चाहे वो चंडीगढ़ चुनाव का मामला हो, धांधलेबाजी, और चाहे वो चुनावी फंड लेने की प्रक्रिया हो, वो तमाम चीज़ों में मौजूदा सरकार के विरुद्ध जो फैसले आए हैं वो अपने आप में बहुत दुखद है। उसके कारण कि सरकार, चुनी हुई सरकार की जो विश्वसनीयता है वो देश के नागरिकों में रहनी चाहिए, बचनी चाहिए, जिससे कि सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों को या उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को देश की वो मासूम जनता, वो कम पढ़ी लिखी जनता, मेहनतकश SC STs के लोग, वो तमाम लोग उस पर विश्वास कर सकें, उन चीज़ों पर, और समझ सके कि जो हमारी सरकार काम कर रही है वो संविधान के दायरे में काम कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो चुनावी चंदे के लिए जो कानून बनाया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक घोषित किया। इसका मतलब कि संविधान को तार तार करके संविधान की जो मान्यता है, उनके डायरेक्टिव्स हैं, उनके दिशा निर्देश हैं, उनके विरुद्ध इस सरकार ने सिर्फ चुनावी फंडिंग के लिए, एक पैसा एकत्र करने के लिए उन्होंने संविधान को तार तार कर दिया। ये बेहद दुखद है। अब सवाल इस बात का है कि दो बड़ी पार्टियां हैं देश में और दोनों बड़ी पार्टियों को इस इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों करोड़ रुपया आया है। जहां सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला, सत्ताधारी पक्ष को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को, जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी, उसको भी बड़ी मात्रा में इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी को मिला है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड की कमाई में बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। बहुत कम कम पैसे मिले हैं, लेकिन मिले हैं। सिर्फ देश में एकमात्र पार्टी ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी, जिसको कि इस बॉन्ड द्वारा, जिन्होंने कि अपना चुनावी चंदा इन पूंजीपतियों से एक्सेप्ट नहीं किया, इनको मना किया, रिफ्यूज़ किया, उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से चंदा लेकर के तब वो काम करते हैं, तब वो राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस तरह की जो बेईमानियां हैं, दो बड़ी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और फिर एक दूसरे के खिलाफ ही वो ईमानदार बनने की कवायद करती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बोलती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध वो एक दूसरे के अपोनेंट बनते हैं, जिससे कि एक हारे दूसरा जीते, दूसरा हारे तीसरा जीते। लेकिन इस बार इस चुनाव में एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये हो गई है कि ये जो दो गठबंधन में इन्होंने पूरा देश शामिल कर लिया है, NDA में और तथाकथित इंडिया गठबंधन में, 40 पार्टियां NDA में और बाकी बची कुची पार्टियां कांग्रेस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन,
और ये दोनों ही मनुवादी जो इस देश में देश के संविधान को लगातार तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं और कर दिया है। कर क्या रहे हैं? देश को बेचने से लेके और तमाम ठेकेदारी लाने से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी और इस देश के कमज़ोर पक्षों के जो खिलाफ कानून बनाने, उनके विरुद्ध तमाम षड्यंत्र करने, और इस देश में जो आर्थिक ये जो एक खाई पैदा हुई है, चंद लोग बहुत मालदार हुए हैं पिछले 75 वर्षों में, और बहुमत जनता, मेहनतकश जनता कमज़ोर हुई है, बेरोजगार हुई है, आर्थिक कमज़ोर हुई है, ठेकेदारी पर आई है। वो एकदम से रातों रात नहीं हुआ। वो तमाम प्रक्रिया कांग्रेस की 70 साल की सरकार ने, 65 साल की सरकार ने उसका बीज रखा, और वो धीरे धीरे अब वो पेड़ बन गया, जिसको कि बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चीज़ों को लागू कर रही है जो कांग्रेस ने बनाए थे, छोड़े थे। तो अब एक बढ़िया काम ये हो गया कि आज की तारीख में दो मनुवादियों ने दो खेमे बना लिए हैं। वो दोनों एक तरफ हो गए हैं, सामने खड़े हो गए हैं। और एक अच्छी बात ये होगी कि बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने कहा कि हम इन दोनों गठबंधनों के, दोनों मनुवादी गठबंधनों के साथ शामिल नहीं होंगे और हम अकेले लड़ेंगे। हमारी लड़ाई अलग है, हमारे अधिकार अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं, हम उनका निदान भी अलग है। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल अकेले लड़ेगी, इन दोनों पार्टियों के साथ नहीं जाएगी किन्हीं भी सूरतों में, किन्हीं भी हालत में। तो अब ये त्रिकोणीय मुकाबला पूरे देश में अब होने जा रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए, अगर बहन कुमारी मायावती भी कांग्रेस के गठबंधन में आ जाती हैं तो ये चुनाव मोदी और राहुल के बीच में, अर्थात दोनों मनुवादी पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के, उन्हीं के बीच में होता है, जिनके कि नेता दोनों मनुवादी हैं, सारे मनुवादी हैं अधिकतर, और उनको प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट बननी है तो वही लोग उसमें अपने ही लोगों को चुनेंगे। और तीसरी बात यह कि जब चुनाव होता तो इन्हीं दोनों पार्टियों का नाम आता मैदान में। और जो दूसरे पिछड़ी पार्टियां हैं, SC ST की कुछ पार्टियां हैं जो कांग्रेस में लग गई हैं, कुछ बीजेपी में हैं, तो उनका नाम नहीं आएगा। जब युद्ध होगा, ये राजनीतिक युद्ध होगा, अर्थात लोकसभा चुनाव होगा, तो उनके नेताओं का नाम नहीं आएगा, उनके मुखियाओं का नाम आएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ राहुल गांधी। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है और जो उन्होंने कहा है कि भैया अब तुम्हें नहीं आने देंगे, अब हम भी वहां मैदान में हैं, हम अपने बल पे अकेले लड़ेंगे। और जब टैली सजेगी, जब वहां चुनाव की जब रैलियां होंगी, जब चुनावी अखबारों में, टीवी में, मीडिया में जब चौतरफा जब चर्चा होगी, तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की नहीं होगी, बहुजन समाज पार्टी की भी होगी। और एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मोदी की फोटो होगी, तो तीसरी तरफ बहन कुमारी मायावती की भी फोटो होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है, बड़ी बात है कि हम भी मैदान में हैं, सीधे मैदान में हैं, और इन मनुवादियों को चुनौती दे रहे हैं। हम घरों में नहीं बैठे, हम इनके साथ लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। हमारी महानायिका नेतृत्व करेगी युद्ध का, और हम उसमें सैनिक के रूप में, सिपाही के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के या तो लड़ेंगे, नहीं तो वोटर की हैसियत से वोट डाल करके अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये एक मौका हमें दिया है इस जनतंत्र के माध्यम से, इस लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी ने हमें दिया है। और हमें इस बात का गर्व है, फक्र है कि 2024 का जो युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, उस महायुद्ध में हम भी, इस देश के बहुजन, हमारी भी महानायिका, हमारी भी पार्टी मैदान में होगी। और इन दोनों मनुवादियों के पक्ष के सामने तीसरे पक्ष के रूप में, त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में बहुजन समाज पार्टी मैदान में होगी। इसका हमें गर्व है और हम लड़ेंगे, डट करके लड़ेंगे। बहन जी के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। तो आज ये जब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वहां गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो अब बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, NDA गठबंधन, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, और तीसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मूवमेंट, इन दोनों को चुनौती देगा। त्रिकोणीय मुकाबले में हम डट के खड़े होंगे और हम भी मैदान में होंगे।
हमारा हाथी भी मैदान में होगा, हमारी नेता भी मैदान में होगी, और हम भी प्रत्यक्ष रूप से मैदान में होंगे। हम किसी पार्टी के गुलाम बन के उनके पीछे नहीं खड़े होंगे। और ये एक बड़ी बहुत ही अच्छी बात है। बहन कुमारी मायावती जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिया, और बहुजनों को भी देश दुनिया के सामने खड़े होने का इस समय मौका हमें मिल रहा है। डायरेक्ट हम अपनी लड़ाई अपनी पार्टी से लड़ेंगे। हमें इन पार्टियों के पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। अब आप एक और बड़ी खतरनाक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के संविधान में एक बहुत भारी अमेंडमेंट किया है, परिवर्तन किया है। उन्होंने कर दिया कि उनके अध्यक्ष का अब चुनाव नहीं होगा। जैसे सारे संगठनों का, पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, तो उसके डेलीगेट जो होते हैं या पदाधिकारी होते हैं या उनके कार्यकर्ता होते हैं, तो हर 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में जैसे उनका मैनिफेस्टो होता है चुनाव का, पदाधिकारियों के चुनाव का, तो वो डेलीगेट या उनके तमाम कार्यकर्ता या तमाम उनके सदस्य है, वो लोग वोट डाल करके अपना कार्यकारिणी चुनते हैं या अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने उसमें उन्होंने सीधा सीधा वो कर लिया है कि परिवर्तन, कि अब किसी चुनाव की जरूरत नहीं होगी, अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। अध्यक्ष को पार्लियामेंट्री कमेटी अब चुनेगी। जो पार्लियामेंट्री कमेटी के 10-12 लोग होंगे वो तय कर लेंगे फला फला आदमी अब पार्टी का अध्यक्ष होगा। अब उसमें उनके जो डेलीगेट थे या कार्यकर्ता थे या जो सदस्य थे, जो उनको 3 साल में मौका मिलता था अपने एक डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करने का, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काम करते हैं, लड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे देते हैं, तो उनका अधिकार है कि उनके पदाधिकारी, अध्यक्ष और तमाम लोगों को चुने, 3 साल में चुने, उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट हो उसमें उस प्रक्रिया में कि अपने अध्यक्षों को, अपने नेताओं को चुनने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने कहा कि भैया अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये फैसला पार्टी के इंटरनल संविधान में लिया है, जो कि बहुत खतरनाक है। और यही पैटर्न वो भारत के संविधान में लागू करने की कोशिश करेंगे 2024 में, अगर जीतती है पार्टी और तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये पक्का हो जाएगा कि जिस तरीके से इन्होंने पार्टी के अपने संविधान को बदल के अपने डेलीगेट्स के सदस्यों के चुनाव उसमें वोट डालने के अधिकार को ख़त्म किया है, उसी तरीके से ये कह देंगे फिर कि भैया वोट की ज़रूरत नहीं है, चुनाव की ज़रूरत नहीं है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वही चुन करके अपना वो चुन लेंगे, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट चुन लेंगे, आपको ज़रूरत है नहीं अब किसी को भी वोट डालने की। यही वो पैटर्न लाना चाहते हैं कि जनता का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ना हो, वो खाली हमारे जय जयकार करें और हम राजाओं की तरह हम खुद ही आपस में चुन करके हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे कैबिनेट बन करके और इस देश को चलाएं। कोई जनता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जनता से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जितने मर्जी, जैसे मर्जी कानून बनाओ, जैसा मर्जी चीज़ें करो, कोई ना सुनने वाला ना बोलने वाला, क्योंकि डर ही खत्म हो जाएगा चुनाव का, कि जनता का डर खत्म हो जाएगा कि अगर जनता के खिलाफ काम करेंगे या जनता रूठ गई तो कहीं खिलाफ में वोट ना करके हरा ना दे, तो हारने जीतने का जो सब झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा। बस जीत ही जीत है कि वो आपस में बैठ करके कमेटी तय कर लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अपने खुद के संविधान को खत्म किया और भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो परिवर्तन करें, उससे अब जो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बेचारे लगे हुए हैं, दिन रात वो मोर्चे बने हुए हैं और उनमें पार्टियों के मोर्चों में लगे हुए हैं, अब उनकी भी कभी मेन लीडरशिप में आने की उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। क्योंकि अगर जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी किसी भी हालत में SC ST के आदमी को तो अध्यक्ष बनाएगी नहीं, तो इसीलिए उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब वो अपने मस्ती से झंडे उठाएं और अपने उसमें काम करते रहें, हमें कोई नहीं है। मुझे एक सूचना देनी थी, ये मेरे को सूचना मैंने दे रहा हूँ मैं सबको। और इस बार बहुजन समाज पार्टी को हम डट के सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी पार्टी इस समय इन दोनों मनुवादी गठबंधनों के सामने, पार्टियों के सामने, दोनों मनुवादी नेताओं के सामने हमारी बहन कुमारी मायावती बहुजन मूवमेंट के साथ डट के खड़ी है। और इस चुनाव में हम बहुजन सीधे लड़ेंगे इन मनुवादियों से। तो मेरी अपील है कि अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों में
सीधा प्रचार करें कि हम सीधे प्रत्यक्ष रूप से इन मनुवादियों को चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी को, जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पूरे देश में लड़ती है पार्टी चुनाव और 400 450 सीटों से ऊपर ही लड़ती है, तो पार्टी के जहां भी कैंडिडेट होंगे, हाथी का निशान जहां भी दिखाई दे, हाथी के निशान को दबाएं और अपने कैंडिडेट को तन मन धन से सपोर्ट करें, क्योंकि इन मनुवादियों से लड़ना है तो डट के लड़ना होगा। और एक और मैं अभी आपसे एक अच्छी खबर ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के अर्थात बीएसपी के कम से कम 50 से ज़्यादा सीटें जीतने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ, एनडीए एक तरफ और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ हो गई है और बीएसपी सामने हो गई और 50 सीटें जीतने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अर्थात बहन जी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जो जो समीकरण मैं समझ रहा था वो समीकरण आज सामने दिखाई दे गए हैं। और इसीलिए मेरी उम्मीदें हैं और अपील है अपने समाज से कि इस बार चूक ना करें, अपने मिशन को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को वोट करें और उनको जिताएं और प्रधानमंत्री बनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय तिरंगा।